एसएसटी का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें एक तस्वीर दिखाई गई है सबसे फर्स्ट पेज पे, बुक के देखिएगा तो फर्स्ट पेज में। और उस तस्वीर में एक काल्पनिक इमेज माने एक तस्वीर के द्वारा ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि एक ऐसी दुनिया हो जो डेमोक्रेटिक हो, जबकि उस टाइम में मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी तस्वीर पे ये सबसे फर्स्ट पॉइंट का सारा चीज क्रिएट किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखें तो सबसे पहले दिया गया द नेम ऑफ द पिक्चर द नेम ऑफ पिक्चर नेम ड्रो बाय द 1848। तो फेडरल सॉरी जो थे उन्होंने 4 तस्वीरों का एक सेक्शन बनाया था। उन तस्वीरों में से ये फर्स्ट पिक्चर के बारे में बता रहे हैं कि ये तस्वीर किस चीज़ का, माने इसको कोई नाम दिया गया था, वो क्या नाम था जो आपको फेडरिक सॉलिन के द्वारा दिया गया था। तो उन 4 तस्वीरों के सेक्शन को डेमोक्रेटिक दिया गया था, सोशल रिपब्लिक दिया गया था, या डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक दिया गया था, या नाम दिया गया था। समझ में आ गया अच्छे से? तो वो नाम आपको क्या होना चाहिए था? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होना चाहिए था, लेकिन दोनों को 2 जगह बांट दिया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होना चाहिए था? 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। हु हैज फर्स्ट कंट्री पासिंग बाय द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। तो जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है उसमें उसके पास से गुजरते हुए देशों को दिखाया गया है, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हैं। तो सबसे पहले वहां से कौन गुजरा है? सबसे फर्स्ट में कौन गुजरा है? तो यूनाइटेड स्टेट गया है, वहां से स्विट्जरलैंड गया है, या यूएस, यूनाइटेड स्टेट या स्विट्जरलैंड दोनों गए हैं, या नन, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे तो जवाब क्या होना चाहिए? यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, क्योंकि यही दोनों उस समय वहां से गुजरे हैं। अब इससे भी एक सवाल आएगा कि क्यों यही दोनों देश क्यों गुजरे हैं, तो आगे इस पे सवाल। फिर क्या है? ए विजन ऑफ सोसाइटी, ए विजन ऑफ सोसाइटी that is so ideal that is unique to actual exist। एक ऐसा परिदृश्य, एक आदर्श परिदृश्य जिसे कल्पना की दुनिया में तो दिखाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि तस्वीर में ही दिखाया गया कि एक लंबा चेन है, एक ट्रेन के जैसे, जिसमें पूरे वर्ल्ड, पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, और वो सारे देश के लोग लोकतांत्रिक की तरफ जा रहे हैं। माने आइडियोलॉजी उनकी क्या है कि वो सब लोकतंत्र को पसंद कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। उस समय में कई सारे देश आपको उपनिवेश से थे, कॉलोनिज्म में थे, कुछ आपको मोनार्की में थे, कुछ एब्सोल्यूट मोनार्की में थे, कुछ आपको डिक्टेटरशिप में थे। तो क्या सारे देश एक बात पे सहमत हो पाएंगे? ये होना संभव तो था नहीं। इसलिए ये कहा गया कि एक ऐसा काल्पनिक दुनिया जिसे आप सोच तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वैसा दिखेगा नहीं। तो वैसे काल्पनिक तस्वीर को जो बनाया गया उसके लिए कौन सा वर्ड सटीक है? तो यहाँ पे है एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपिया, सॉर्यू और नेशनलिज्म। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो यूटोपियन जो है ये इस शब्द का परिभाषा है। यूटोपिया आपका इंडियन वर्ड नहीं है, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक काल्पनिक दुनिया जिस परिदृश्य को आप वहाँ तस्वीर के रूप में सॉर्यू ने दिखाया, सॉर्यू ने, वो वास्तविक में हो तो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा सोचा तो जा सकता है कि सब लोकतांत्रिक देश बने। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। ए डिस्ट्रिक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपुल्स of a regions are asked to accept or reject a proposal। यानी किसी एक ही क्षेत्र, क्या बताया गया? ए डायरेक्ट वोट, माने उसे प्रत्यक्ष वोट, एक ही जगह व्यक्ति को वोट दिया जाएगा, और वो क्या होगा? विच ऑल द पीपुल, सारे लोगों के द्वारा, एंड ए रीजन, एक ही क्षेत्र के सारे लोगों के द्वारा जब वोटिंग किया जाएगा, और आस्क्ड टू, जिसके कारण वो किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं और या रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी वो उस प्रक्रिया को, उस वोटिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जर्मनी में कहते हैं, यूएसए कहेंगे, या प्लेबिसाइट बोलेंगे, या नहीं बोलेंगे। तो जर्मनी यूएसए को एक देश के रूप में कहते हैं, तो वो तो वर्ड नहीं है, वो तो कंट्री का नाम होगा। तो क्या हो जाएगा? प्लेबिसाइट्स बोले जाएंगे, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष वोटिंग। अब आएंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वाड्राटिक क्यू नेशंस। ये
स्वाभाविक है कि वर्ड ही लग रहा है कि इंग्लिश भी नहीं है ना, आपको किसी और देश की भाषा के रूप में। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इसमें देखेंगे तो प्लेबिसाइड्स है, व्हाट इज ए नेशन है, एब्सोल्यूटिज है, नन ऑफ दिस है। तो इसमें से ये सारे वर्ड तो समझ में नहीं आ सकते जैसे क्वाड्रिक्यूल, लेकिन यहाँ का वर्ड तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि नेशन है। तो स्वाभाविक है जब नेशन है तो नेशन कहाँ मिल रहा है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया, व्हाट इज अ नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। समझ में है? तो ये एक स्पीच का एक अंश है जिसमें इसके बारे में बताया गया था कि राष्ट्र किसे कहते हैं या राष्ट्र क्या है, डिफाइन के लिए एक लेक्चर के द्वारा इसको बताया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गए ये दोनों। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्या बताया गया था कि हु इज द स्टैचू, इसमें जो बताया गया वो स्टैचू के बारे में बताया गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बताए गए हैं उससे रिलेटेड पॉइंट है। तो हु इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन है? अब सवाल आता है कि ये तो एक स्टैचू है, माने केवल मूर्ति का स्वरूप है, लेकिन ये मूर्ति का भी स्वरूप बिना इमेज के तो क्रिएट नहीं हुआ होगा। तो जो बताया गया है इसमें जो पेंटर है वो अगर रिप्रेजेंट कर रही है तो वो किसी न किसी इमेज को सोच करके उसको रिप्रेजेंट किए होंगे, क्योंकि सबको उसी के बगल से सारी कंट्री गुजर रही है, ताकि वो है क्या। तो यहाँ पे बताया गया कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफिकेशन फाइल है। अगर आप मुख्य रूप से अगर देखें स्टैचू ऑफ लिबर्टी व्यवहारिक नॉलेज के अनुसार से, तो बताया गया था कि फ्रांस की ओर से अमेरिका को गिफ्ट किया गया था और स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहाँ पे आपको स्थापित की गई थी। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं बातें हो रही है, ये इमेज की बात हो रही है कि इमेज में क्या है। तो इमेज में इसका रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा किया गया है, द फ्रेंच ऑफ रिवॉल्यूशन पर्सोनिफिकेशन के द्वारा, या यूएसए रिवॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी के द्वारा, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या नन ऑफ दिस। तो इसमें मालूम करें तो मुख्य रूप से देखेंगे, अगर शुरुआत से अगर देखें तो अमेरिका तो स्वतंत्र हो चुका था, तो अमेरिका के लिए तो कोई जरूरी नहीं था। स्विट्जरलैंड भी स्वतंत्र हो चुका था, वो भी नेशनलिज्म था, उसको भी कोई जरूरत नहीं था। उसके पीछे आने पे आपको फ्रांस ही आता है। तो इस प्रकार से ये तस्वीर किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, फ्रांस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छे से ये बात समझ में आ गया। यानी कुछ लॉजिक है जिसे आप अगर पढ़ के समझने की कोशिश करें तो और इजी ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे उसके दोनों हैंड्स में कुछ ना कुछ है, स्टैचू के दोनों हैंड्स में देखेंगे तो कोई ना कोई एक बन हुई है। तो which hands the statue and the liberty the charter of the rights of man, charter of the rights of man, माने लोगों के जो अधिकार होते हैं, मानव अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो जो मूल अधिकार हैं वो स्टैचू के किस हैंड्स में है, लेफ्ट हैंड्स में है या राइट हैंड्स में है? तो लेफ्ट, राइट, बोथ एंड नन। तो इसमें से किस हैंड्स में है? तो आप सेंटेंस से क्लू से पकड़ सकते हैं। स्टेट इसमें क्या लिखा गया है, राइट, राइट, तो वो राइट हैंड्स में होना चाहिए। यस। लेकिन यहाँ राइट का मतलब अधिकार है और राइट का मतलब हैंड है, दोनों में अंतर समझिएगा। तो इसलिए आप क्लू के लिए बोले हैं, ना कि आप मैचिंग करने की कोशिश करेंगे, दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पर क्या है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच हैंड्स हैव द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी प्रकाश जो होता है, वो जो इनलाइटमेंट है, जो अंधेरा है उसे मिटाने का जो काम कर रहा है, वो किस हैंड्स में दिखाया गया है? क्रांति की मसाल कहते हैं ऐसे ऐसे। तो वो लेफ्ट हैंड में है, राइट में है, बोथ है, नन है। तो स्वाभाविक है जब राइट में वो होगा तो लेफ्ट में ही होगा, लॉजिकली टॉक है, क्योंकि दो ही हैंड्स उसमें दिखाए गए हैं। तो अच्छे से ये क्लियर हुआ यहाँ तक। मेन्स ऑफ सिस्टम of a ruling that has no restrict on the power। तो बताया गया है इसमें कि जिसमें लिटरली माने लिखित रूप से जो संवैधानिक स्वरूप होती है सरकार की, और सिस्टम ऑफ रूल जिसके द्वारा सरकार सिस्टम को चलाती है, और हैज नो रिस्ट्रिक्टेड ऑन द पावर ऑफ एक्सर क्राइसिस, यानी ऐसी स्थिति जहाँ पे ये अगर पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराई जाए, माने लिखित संविधान के द्वारा सिस्टम को न चलाई जाए, तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे? तो यूटोपियन कहा जाएगा। आपको यूटोपिया पता था कि एक काल्पनिक दुनिया की तस्वीर बताई गई थी। फिर बदल के प्रेडिक्ट कहलाया जाएगा, या एब्सोल्यूटिस्ट कहलाएगा, या एब्सोल्यूटिस्ट कहलाएगा। तो एब्सोल्यूटिस्ट कहलाएगा। अब यहाँ पे दोनों वर्ड में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, गौर कीजिएगा। इसमें एसो किया गया, इसमें एप्सो किया गया है। तो इस वर्ड पे आप ध्यान रखेंगे कि वर्ड का मीनिंग भी मायने रखता है
जानबूझ करके पहले कुछ वर्ड को मिस्टेक कर दिया जाएगा, फिर बाद में उसी वर्ड को लिखा जाएगा। क्योंकि ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन में कम आएंगे आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट वर्ड जो बोलते हो पूर्ण रूप से या शुद्ध कहते हैं केमिकली रूप से, तो यहाँ पे आपका एसएसटी है, इस पे में ध्यान देंगे। तो एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एब्सोल्यूटिस्ट। अब देखेंगे वेयर डज द फ्रेडरिक सोरेन लिव, वो कहाँ रहते थे? फ्रेडरिक सोरेन कहाँ रहते थे? तो आपको यूएसए में, फ्रांस में, यूरोप में, हंगरी में, तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसमें फ्रांस का ही मेन इंपोर्टेंस दिखाया गया है, तो वो कहाँ के होंगे? फ्रांस के होंगे। कोई अच्छे पेंटर थे। हाउ मेनी पिक्चर सीरीज ऑफ मेड अप ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो तस्वीर की एक संग्रह है, उसमें कुल कितने तस्वीरें हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो उसमें तस्वीरों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। अच्छे से क्लियर हुआ यहाँ तक है? व्हाट इज द ऑफरिंग यूरोपियन एंड अमेरिकन पर्सन, पर्सन माने उसमें पुरुष, महिलाएं और अलग अलग जाति समुदाय के सोशल के व्यक्ति आते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि व्हाट इज द ऑफरिंग, ऑफरिंग माने होता है सामने वाले को देने की क्रिया, गिफ्ट देना या जो भी प्रोसेसिंग करना है। तो व्हाट इज द ऑफरिंग यूरोपियन एंड अमेरिकन पर्सन टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने क्या दिया था? गिफ्ट। वहाँ पे ऑफर क्या किया था? उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? तो रिवेंज दिया था, बदले की भावना, रिस्पेक्ट किए थे, सम्मान या हॉनर, ये भी उसी का एक वर्ड है, और होमेज। तो जब ऐसे वर्ड हो जिसमें सिमिलैरिटी हो, रिस्पेक्ट भी एक अच्छा वर्ड है, यहाँ पे देखिएगा हॉनर, सम्मान, ये भी एक अच्छा वर्ड हो गया। तो उसमें उस वर्ड को चुनिएगा जो आपके बुक में दिया गया हो, और वो भी कौन से जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक के। तो इसमें आपको होमेज वर्ड यूज किया गया होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा? होमेज होगा। सब सिमिलरली मिलेंगे, सब लगेगा कि सब सही है, लेकिन आप उस वर्ड को चुनिए जो आपके बुक में पढ़ाया गया है। हाउ आर द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट, नेशंस आइडेंटिफाई, पूरे जो अलग अलग क्षेत्र के, देश के जो लोग आप पंक्तिबद्ध उसमें चेन बाय चल रहे हैं, उसको हम कैसे पहचाने कि वो किस देश के हैं? पहचानने के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका? तो हाउ आर द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट एंड डिफरेंस, अलग अलग हो रहे हैं। सो नेशंस आइडेंटिफाई, कैसे उसके राष्ट्र की पहचान की जाती है? तो फ्लैग से पहचान हो सकती है, नेशनल कॉस्ट्यूम से पहचान हो सकती है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड से, और नन कोई नहीं। तो स्वाभाविक है बोथ होना चाहिए, फ्लैग भी है उसमें और नेशनल कॉस्ट्यूम भी पहने हुए हैं। यस। Why are the US and Switzerland and United States or Switzerland first way past the Statue of Liberty? आखिर क्यों यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार किए हैं या गुजरे हैं वहां से? कोई और भी देश तो वहां से गुजर सकते थे, आखिर इन दोनों ही देशों को सबसे पहले क्यों रखा गया? तो नेशनल स्टेट एक राष्ट्रीय देश बन चुके थे वो, रिवॉल्यूशंस एक आंदोलनकारी की जगह थे, बदले की भावना वाले थे, लड़के आगे भाग गए थे, ऐसा तो होता नहीं है। मोनार्की राजा का शासन था इसलिए वो आगे आ गए थे, और नन कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि ये दोनों वर्ड, मोनार्की भी हो जाएगा, रिवॉल्यूशन भी हो जाएगा, सब तो निगेटिव वर्ड है एकदम से। तो क्या होना चाहिए था? नेशनल स्टेट, यानी वो एक राष्ट्रीय देश बन चुके थे, इसलिए वो सबसे आगे थे, मतलब लोकतांत्रिक देश वो बने हुए थे। क्लियर है यहाँ तक? है जस्ट रीच्ड स्टैचू, सबसे अभी जस्ट, जैसे आप शुरुआत से करें तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके हैं, तो कोई तो होगा जो स्टैचू के एकदम पास पहुंचा हुआ होगा। क्योंकि ये तस्वीर है तो स्टिल है, खड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है वहाँ कोई पहुंच चुका है। yes. तो वो वहीं रुका हुआ दिखेगा उसमें। तो बताया व्हिच कंट्री हैज जस्ट रीच्ड स्टैचू, कौन है जो अभी जस्ट आपको स्टैचू के पास पहुंचा है? फ्रांस। तो यूएस है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है और नन है, तो कौन होगा? फ्रांस। उसके बाद व्हिच कंट्री हैज बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग, कौन सा जो कंट्री है जिसके पास ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग है? तो देखेंगे उसके नजदीक जो पहुंचा हुआ देश है उसी के पास में आपको गोल्डन, रेड, ब्लैक, मैंने आपको जो दिखाया गया है ये कलर का झंडा है। तो स्वाभाविक है ये कौन सा होगा? फ्रांस ही होगा, क्योंकि वही तो पहुंचा है वहां पे। यस। इसके बाद हु इज द गेज अपॉन द सीन, माने इस दृश्य को कौन देख रहा है? इस दृश्य को
कौन देख रहा है? तो आकाश से माने हेवन से, स्वर्ग से देखने वाले में कौन आते हैं? जीसस क्राइस्ट हैं, संत है, एंजल All. सारे हैं। तो क्या हो जाएगा? All. ऑल ऑफ दिस। उसके बाद व्हाट इज द मैसेज इन दिस पिक्चर विजुअलाइज बाय द सॉरी? सॉरी ने इसमें क्या बताने की कोशिश की? इस तस्वीर को बनाने के बाद कोई उद्देश्य होगा ना, क्यों बनाया है इसको? तो उसका क्या, इंफॉर्मेशन देने के लिए, सूचना देने के लिए, मैप ऑफ वर्ल्ड दिखाने के लिए, वर्ल्ड का एक तस्वीर दिखाने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा? फ्रेटर्निटी माने बंधुत्व की भावना जगाने के लिए, लोगों में आपस में अपनापन हो, एक दोस्ती जैसा हो, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे कहा गया नन ऑफ दिस। तो क्लियर है कि इसका आंसर क्या है आपका? C. हाँ क्लियर है। Who was the Ernest Renan? Ernest Renan जो थे सो व्हाट इज नेशन पे स्पीच दी थी, ठीक है, और वो दिया गया था आपको लेक्चर सोर्बोन में, आपको यूनिवर्सिटी में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो है, तो यहाँ पर क्या है, वो स्टूडेंट है, कॉमरेड है। कॉमरेड कहते हैं जो किसी का सहकर्मी होता है, Yes. साथ साथ काम करने वाला। फ्रेंच फिलोसफर है या नहीं है? तो क्या है? फ्रेंच फिलोसफर है। अब है कि ये कब दिया गया था? When Ernest Renan a lecture delivers of the University of the Sorbonne में उन्होंने कब ये स्पीच दिया था? तो 1980, 1880, 1882, 1884 या 1886 में थे। 1882 में उन्होंने यह स्पीच दिया था। तो इससे भी फिर क्वेश्चन निकाला जा सकता था किस यूनिवर्सिटी में दिया था, तो फिर वो भी बन जाएगा। एक ही से कई सारे और निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ नोट्स के रूप में एक आपको सीरीज दे दिया गया कि वो क्या बताने की कोशिश करे, कहाँ पे कौन से हैं और किस क्रम के बाद कौन सा देश आता है। तो सबसे पहले यूएस और स्विट्जरलैंड आते हैं। उसके बाद क्या है कि फ्रेंच अभी जस्ट पहुंचाई है स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास में। उसके पीछे कौन है? जर्मनी है। जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया है। टू सिसिली है, क्या है? स्टेट ऑफ टू सिसिली करके होगा, द टू सिसिली का है। उसके बाद क्या है? लोम्बार्डी है, फिर है पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, और सबसे लास्ट में कौन है? रसिया है। तो ये क्रम आपको उसमें दिए गए हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट।